ओके सुनो, अभी मैंने आपको इसमें दो डिफरेंस क्लियर किए थे, फटाफट समझ लो। इसमें एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? हम अभी एड्जॉर्प्शन एंड कॉलॉइड्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना? एड्जॉर्प्शन एंड कॉलॉइड्स। तो एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है वो पहले समझो। इसमें एड, ये देखो एड एंड एब। एब का मतलब, ये बी का मतलब होता है बल्क। बल्क के अंदर क्या होगा? ये जो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्वेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? बल्क, बल्क का मतलब क्या? इनसाइड द सॉल्यूशन। बल्क का मतलब समझते हो? सॉल्यूशन के अंदर। जैसे मान लो ये पानी है, इस पानी के अंदर अगर हमने कुछ लिक्विड डाला तो उसके अंदर चला जाएगा, जो सॉल्युबल लिक्विड होगा उसके अंदर चला जाएगा, या फिर सॉल्ट डाला वो भी मिक्स हो जाएगा। सो जो सॉल्यूशन, बेसिकली जिस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है कोई भी सॉल्यूट, जैसे हम कोई सॉल्यूट लेते हैं, वो सॉल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? व्हेन एनी पाउडरी सॉलिड, पाउडरी सॉलिड मैं बात कर रहा हूँ, पाउडरी सॉलिड की, जो सरफेस पे चिपक जाता है। जैसे कि मान लो इसके ऊपर अगर मैंने पाउडर गिराया तो क्या होगा? वो पाउडर सरफेस पे रह जाएगा। आया समझ में? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन। ठीक है, मैंने अभी बेसिक टर्म्स यूज़ किए। अब इसकी साइंटिफिक टर्म्स क्या होगी? साइंटिफिक टर्म्स में अगर इसको डिफाइन करें तो क्या होगा? when adsorbent is adsorbed on the surface of adsorbate, पहले वापस समझ लेते हैं। द एड्जॉर्बेट समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्जॉर्बेट। सो यहाँ एड्जॉर्बेट होता है, याद रखना। एड्जॉर्बेट का मतलब कोई भी गैस या पाउडर, कोई पाउडरी सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकती है। दूसरा एड्जॉर्बेंट मैंने यहाँ पे लिखा है एड्जॉर्बेंट, और दूसरा क्या लिखा है? एड्जॉर्बेट। ठीक है, सो एड्जॉर्बेट इज एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। आया समझ में? ये जो एड्जॉर्बेट होगा वो एड्जॉर्ब हो जाएगा किसकी सरफेस पे? एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे। सो एड्जॉर्बेंट इज एक्ट एज ए सरफेस। ये सरफेस जो है ये एड्जॉर्बेंट है, और इसके ऊपर से जो पाउडर गिराऊंगा या कोई भी गैस इसके अंदर जा रही है तो वो क्या होगी? एड्जॉर्बेट। आया समझ में? एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज एड्जॉर्प्शन। When adsorbate is adsorbed on this surface of adsorbent, this process is known as adsorption. ठीक है, आया समझ में? Adsorption क्या होता है? Adsorption is a surface phenomena in which the gases is adsorbed on the surface of adsorbent. आया समझ में? ओके, अब वो सरफेस क्या हो सकती है? वो सरफेस हो सकती है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, आयरन। अब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। मोस्ट ऑफ द जो है वो सब कैटलिस्ट का काम करते हैं। पता है आपको ये सब कैटलिस्ट होते हैं? कैटलिस्ट तो सुना है? सो दीज आर द केमिकल एनहांसर बोल सकते हैं, या केमिकल रिएक्टिविटी एनहांसर होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन को एनहांस करते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। वैसे बायोलॉजी में एंजाइम्स होते हैं विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आया समझ में? वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, बायोलॉजिकल रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं। 10th क्लास में भी था ना माइक्रोबायोलॉजी? नहीं था? अरे एंजाइम्स थे ना, नहीं पढ़ा होगा। 10th क्लास में था आपको एंजाइम्स, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, फिर थर्मोफिलस वगैरह, वो थे ना एंजाइम्स के नाम, जिसमें कर्ड बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, या फिर दूसरे टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, इन सब के लिए एंजाइम्स यूज़ होते थे। पता है आपको? यीस्ट वगैरह। तो वो सब क्या करते थे? रिएक्शन की रेट को बढ़ाते थे। वैसे ही कैटलिस्ट भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। तो ये जो कैटलिस्ट है ये यहाँ पर एड्जॉर्बेंट का काम करेगा। आया समझ में? और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन गैस आएगी, आपको पता है ऑर्गेनिक में आपने अभी एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम या निकल हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इथीन से इथेन बनाने के लिए। याद है आपको? नहीं। हाइड्रोजन के साथ निकल यूज़ करते हैं, ये तो पता है? नहीं मालूम? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में नहीं। ओके, सो बेसिकली हाइड्रोजन हम निकल के साथ क्यों ऐड करते हैं? अब हाइड्रोजन जो है वो एड्जॉर्बेट का काम कर रहा है यहाँ पे, एड्जॉर्बेंट का। आया समझ में?
सो इस प्रोसेस को हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। डिजॉर्प्शन का मतलब क्या है, मान लो ये जो ये सरफेस है जिसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, इसमें से हमने गैस को बाहर निकाल लिया, दिस इज एडजॉर्बेंट, एंड इस एडजॉर्बेंट में से हमने गैस को रिमूव कर दिया। पहले क्या किया था, ऐड किया था, अब क्या किया, रिमूव किया, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिजॉर्प्शन, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। आया समझ में, दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिजॉर्प्शन। ओके, फिर इसमें आता है, मैंने जैसे आपको बताया था डिजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन हमने पढ़ लिया। अब हमने उसके बाद देखा था केमिजॉर्प्शन एंड फिजिजॉर्प्शन। फिजियो वो एडजॉर्प्शन होगा, दोज एडजॉर्प्शन विच इज डन इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। आया समझ में, ऐसा एडजॉर्प्शन जो कि केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस में होता है। अब केमिकल रिएक्शन के प्रेजेंस का मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, इसके अंदर फिजिकल रिएक्शन होगा। अब फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस तो आपको पता है, ठीक है। जो फिजिकल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं, फिजिकल रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो सकते, लेकिन केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, मतलब रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है ना ऐसा। सो अभी देखो मैं एक बार इसमें बता देता हूँ, यहाँ पर पहले इस डायग्राम को बाद में समझते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। देखो लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर एक्टिव साइट्स वगैरह लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था फिजिक्स ऑप्शन में लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, क्योंकि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर करनी है या मान लो इसके ऊपर डायरेक्टली आपको एड्जॉर्प्शन करना है तो लो टेम्परेचर पे ही ये वर्क कर पाएगा। आया समझ में, अगर हाई टेम्परेचर करोगे तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा वो। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, केमिज ऑप्शन शुरू हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना, क्योंकि टेम्परेचर क्या होने वाला है उस केस में, बढ़ जाएगा, तो बेसिकली उस केस में केमिज ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब लो टेम्परेचर रहेगा तो उस केस में क्या होने वाला है, फिजियोज ऑप्शन। आया समझ में। हाँ, अब ये एक बात याद रखना, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या फिजिज ऑप्शन उसमें फेवरेबल रहने वाला है, नहीं ना। तो ये जो है इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो जो फिजिज ऑप्शन है वो डिक्रीज होने वाला है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन केमिज ऑप्शन क्या होगा, वो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे केमिज ऑप्शन क्या होने वाला है, उतना बढ़ने वाला है। समझ में आया। मैंने बोला ना कि आपको अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिज ऑप्शन से केमिज ऑप्शन में शिफ्टिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उतना फिजिज ऑप्शन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। सेकेंड पॉइंट में क्या है, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, मतलब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली, उसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये दो डायग्राम्स दिए गए हैं जिनमें एक्टिव साइट्स, आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है बायो में, ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, एक्टिव साइट्स वगैरह, लॉग की मॉडल पढ़ा है, लॉग की नहीं, वो भी नहीं पढ़ा, बायो में हो गया है तुमको, जब वो बैठे थे पार्थ वगैरह उन्होंने बोला था कि ये सब हो गया है। तो इस तरीके की एक्टिव साइट्स होती है। अभी जैसे ये देखो फिजिक्स ऑप्शन में क्या है, एक्टिव साइट्स है, क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में, नहीं इसमें नहीं है ना, लेकिन इसके अंदर एक्टिव साइट्स होती है। मतलब ऐसा साँचा रहता है जिसके अंदर वो कोई भी मान लो हाइड्रोजन आया या सबस्ट्रेट आया तो वहाँ आके फिक्स हो जाएगा। ऐसे होता क्या है कि जब मान लो कोई एड्जॉर्प्शन होता है तो फिजिक्स ऑप्शन में तो क्या होगा ये समझो आप, जब एक्टिव साइट्स नहीं होगी तो उसके केस में क्या होगा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। जब एंजाइम आपको SN1 SN2 रिएक्शन में बताया था शायद, ये ऐसा वाला डायग्राम बताया है मैंने आपको, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आती है ये, यहाँ रिएक्टेंट होता है और यहाँ प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसको इंटरमीडिएट स्टेज बोलते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी एक टाइम के बाद, रिएक्ट करके वो अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा।
सो रिएक्ट करने के बाद उसकी एनर्जी इमिडिएटली बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो ये R एक ROH या RCl है, उस RCl में हमने डाला फॉर एग्जांपल NaOH, इसमें बन गया ये R, यहाँ पर क्या बन गया ROH या RCl पूरी तरीके से टूटा नहीं है यहाँ पर, ये RCl डेल्टा नेगेटिव, RCl पॉजिटिव, और इस साइड में बन गया OH डेल्टा नेगेटिव। मतलब इस तरफ से OH अटैक कर रहा है पीछे से, ट्रांजिशन स्टेट। आया समझ में? जिसमें जो ये इंटरमीडिएट होता है वो अनस्टेबल रहता है बहुत ज़्यादा। अगर सपोज आप मतलब किसी चीज़ को उछाल रहे हो ज़ोर से, तो ऊपर जाने के बाद वो अनस्टेबल रहेगी ना। जैसे आपको समझाया होगा ना, एनर्जी क्या होती है, जब हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो अनस्टेबल रहता है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। आया समझ में? या आप जंप करोगे तो आप अनस्टेबल हो सकते हो ना उस केस में। तो इसका मतलब जब कोई भी रिएक्टेंट हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज वो किस स्टेट में पहुंच जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट में। क्लियर? अब ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के बाद ये प्रोडक्ट बनाता है नीचे, इसकी जब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है? अब जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो ये जो लूप है यहाँ से, ये यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का गैप है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। मतलब ये जो बीच का गैप है ना रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड जैसे अभी एक जो पहाड़ है वो एकदम छोटा सा है, जिसमें आप, अब मुझे ये बताओ कि दोनों पहाड़ में से, आप माउंटेन में से आप कौन से वाले पे इजीली और जल्दी पहुंच जाओगे? मतलब उस तरफ एक तो है, एक बड़ी माउंटेन है, एक छोटी माउंटेन है। तो बेसिकली जो बड़ी माउंटेन होगी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपको चढ़ के जाने में, और जो छोटी वाली माउंटेन है उसमें क्या होगा? आप इजीली उसको क्रॉस कर लोगे। मतलब आप गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी से भी जाने में तो टाइम लगेगा। आया समझ में? इसका मतलब ये है कि जितना ये एक्टिवेशन एनर्जी जितना ऊपर होगा उतना स्लो होगा रिएक्शन। आया समझ में? अब जैसे ही आप कैटलिस्ट इसके अंदर ऐड करोगे, जैसे मारो कहाँ आ जाएगा? नीचे। क्योंकि कैटलिस्ट डालते ही क्या होता है? रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, तो रिएक्शन फास्ट होने लगता है। और रिएक्शन फास्ट होगा तो जो उसका स्लोप है वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी उस केस में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। जितना कैटलिस्ट आप ऐड करोगे उतनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाएगी। आया समझ में? सो इसको हम क्या बोलते हैं? इस पर्टिकुलर पार्ट आपको अब यहाँ पर लिखा है नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी नीड नहीं होने वाली, लेकिन इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज सम टाइम नीडेड। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगी। आया समझ में? इसका मतलब यहाँ आएगा बिकॉज ऑफ दीज एक्टिव साइट्स। आया समझ में? बिकॉज केमिकल रिएक्शन विल बी अकर इन दिस कंडीशन। केमिकल रिएक्शन होने वाला है, और जब केमिकल रिएक्शन होने वाला है तो ये कंडीशन भी आने वाली है। आया समझ में? मैंने बताया अभी आपको। अभी और ये Cl माइनस पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। आया समझ में? ओके। सो ROH क्या है? हमारा प्रोडक्ट, और ये ट्रांजिशन स्टेट। सो ये इसका केस बता रहा हूँ, ये केमिज ऑप्शन हो रहा है। आया समझ में? ओके। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैटलिस्ट की सरफेस बढ़ा दूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे अभी गाड़ी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक XUV बड़ी गाड़ी है जिसमें 8 लोग आ सकते हैं,
या फिर उससे भी बड़ी बस ले लो, और एक तरफ ले लो वैगनार या दूसरी कोई गाड़ी ले लो, है ना, जिसमें 5 लोग ही बैठ सकते हैं, तो बस में ज़्यादा लोग आएंगे कि बस में ज़्यादा आएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि बस का सरफेस एरिया ज़्यादा है या फिर ये बस का सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब जो लोग उसमें बैठ रहे हैं वो एड्जॉर्बेट है, मतलब हम उसका गैस का एग्जांपल ले सकते हैं या कोई सॉलिड कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें क्या होगा, हम ऊपर से कुछ ऐड कर ज़्यादा लोग आ पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फिजिज ऑप्शन भी बढ़ने वाला है। आया समझ में? क्योंकि आप मान लो इतना सा सरफेस एरिया है और इसको और बढ़ा दिया आपने, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे उस केस में, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा आएंगे। ओके, तो ये बढ़ेगा, लेकिन हम बात करें इसकी इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। आया समझ में? मान लो आप इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हो तो केमिकल में केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, ये तो पता होगा आपको। ओके, अब जब उसका जो केमिज ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, यहाँ लिखा है 2 इंक्रीज विद 2 का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेगा, ठीक है। लास्ट लिखा है इसमें इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। अब फिजिज ऑप्शन जो है, अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब फिजिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि हमने पाउडर इसके ऊपर गिराया फॉर एग्जांपल, तो आप उसको ऐसे करके हटा भी तो सकते हो, हटा सकते हो कि नहीं। तो उसकी पाउडर की एक लेयर, फिर इसकी एक लेयर, कौन सी, इसकी बेंच की एक लेयर हो गई। आया समझ में? तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन की मल्टी लेयर हो सकती है, मल्टी लेयर होगी ना, तभी तो आप हटा पा रहे हो उसको। लेकिन जब हम बात करें केमिज ऑप्शन की, तो उसकी यूनिमोलिकुलर लेयर बन जाएगी ना। समझ में आ रहा है आपको? एक ही मॉलिक्यूल बन जाएगा। जैसे मान लो आयरन है, आयरन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, और आयरन नाइट्राइड बना रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, फेरिक नाइट्राइड, फेरिक नाइट्राइड। तो जो फेरिक नाइट्राइड आपस में रिएक्ट करके हाई टेम्परेचर पे वो आपस में रिएक्ट कर लेंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि इसके ऊपर पानी डाल दो, पाउडर डाल दो, फिर कुछ और लोहे की चीज़ें डाल दो, तो उसकी तो लेयर फॉर्म होती जाएगी ना ऊपर से ऊपर। एड्जॉर्प्शन हो रहा है लेकिन लेयर फॉर्म हो रही है, तो जो लेयर्स होगी वो मल्टी लेयर। क्लियर है? ओके। का जो ब्लैक चारकोल होता है जिसको हम फेस पे लगाते हैं, फेस मार्क आता है ना एक चारकोल वाला, चारकोल के अलावा भी और भी आजकल आने लग गए, लेकिन मोस्टली ब्लैक कलर का हम फेस मार्क यूज़ करते हैं ताकि यहाँ से जितनी भी स्किन, डल स्किन है या फिर डेड स्किन है या फिर अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर आ जाए, इसीलिए लगाते हैं फेस मार्क। तो वो इसी का काम करता है, एड्जॉर्प्शन का। मतलब चारकोल जो है एक गुड एड्जॉर्बेंट का काम करता है। वो क्या करेगा, जैसे ही अनवांटेड गैसेस को, इसीलिए चारकोल यूज़ करते हैं। इवन चारकोल के ये मटके वगैरह भी बनते हैं आजकल, तो वो चारकोल के इसलिए बनाते हैं क्योंकि में आता है। आया समझ में? वो अपनी सरफेस पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाल देगा। क्लियर? इसीलिए हम चारकोल यूज़ करते हैं। इवन आजकल फेस वॉश वगैरह भी सब में चारकोल आने लग गया, आपको पता होगा। चारकोल, चाहे वुमेंस के फेस वॉश अलग से आते हो उसमें भी चारकोल मिलता है, मेंस वाले में भी बहुत सारे। आजकल ऑलमोस्ट 70% फेस वॉश में आपको चारकोल मिलेगा, होता है ऐसा। और कंपनीज वही बोल के बेचती है वो। अब हमें पहले पता था सिर्फ
आप कौन से टाइप का फेस वॉश यूज़ करते हो? मतलब जब डीमार्ट वगैरह में जाते हो तो कुछ तो देख, या ऐड देख के आप वो फेस वॉश लेते होंगे कि हाँ ये वाला अच्छा था, ये उसका ऐड था इसीलिए ये वाला लेते, इस ऐड में वो इतनी गोरी हो गई थी इसलिए ये वाला ले लेते। तो मोस्टली ज़्यादातर जितने भी फेस वॉश हैं, मार्केटिंग वाले जितने भी मार्केटिंग कंपनीज है, तो हम क्या करते हैं फिर उसमें पढ़ते हैं कि हाँ ये इसमें चार टॉक्सिन्स रिमूव करना, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको मूव नहीं कर पाते। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन पढ़ा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन, फर्स्ट पॉइंट था इफेक्ट। यहाँ पहले समझो एड्जॉर्ब एड्जॉर्बेट। अभी एड्जॉर्बेट किस टाइप का है उसके ऊपर भी एड्जॉर्बेट का मतलब तो यही हुआ कि जो हम ऊपर से डाल रहे हैं, मैंने बताया था एड्जॉर्बेट ऊपर से आता है। एड्जॉर्ब दो तरीके का हो सकता है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है जो ऊपर से आके अटैच हो रहा है, और एक नॉर्मल एलिमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन O2 N2। ठीक है, वैसे तो ये भी हम इसको भी मॉलिक्यूल फॉर्म में बोल सकते हैं। अमोनिया गैस, HCl गैस एंड CO2 गैस, तो इनका नेचर बेसिक या एसिडिक होता है। अब इसमें जो अमोनिया है उसका नेचर है बेसिक, HCl एंड CO2 जो है वो एसिडिक है। ओके, तो मुझे ये बताओ कि या फिर ये एसिडिक और बेसिक वाले, न्यूट्रल वाले लेकिन एसिड और बेस करेगा। यहाँ क्या लिखा है? इजीली लिक्विड एक्सेट्रा आर एड्जॉर्ब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी एज कंपेयर टू दीज गैसेस, न्यूट्रल गैसेस। यार है या एसिडिक है। नेक्स्ट बेंट, ये मैंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है बट ये एक साथ मैं समझा रहा हूँ। एड्जॉर्बेट के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन जो सरफेस है वो भी तो उसके ऊपर भी तो डिपेंड करेगा, या जिस सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेट एक वो आती है, क्या बोलते हैं, पैकेट आता है छोटा सा वाइट कलर, इलेक्ट्रिक खाने का कुछ रहता है क्या? यही होता है।
ना करे, उनके साथ करोजन ना हो, या ऐसा कुछ रीज़न की वजह से शायद उसको डालता है। तो इसके बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका इसमें भी आया है वो, इसके अंदर दो तीन रखे हुए हैं। अभी मैं ये आपको जान के शॉकिंग लगेगा, लेकिन ये मॉइस्चर पकड़ता है, मॉइस्चर। हाँ, मॉइस्चर पकड़ता है ये सब। केमिकल वगैरह कैटलिस्ट, लेकिन रेगुलर नहीं होगा, पर ये यूज़ होता है। इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक प्रोसेस है, जिसमें डीएनए के जो सैंपल्स होते हैं उसके बाद से पता लगाते हैं कौन मुजरिम है, क्या है। तो वो ऑब्जॉर्ब हो सकता है। तो मोस्टली हम ये सब हम रेगुलर बेसिस पे एड्जॉर्ब। अब एड्जॉर्बेंट ज़्यादा लोग आएंगे, इसका मतलब जितना ज़्यादा सरफेस ना होंगे। सो टेम्परेचर टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे, with increase in the देखो एक बार।
11th ही ओपन किया था। फिजिकल ये सब हो चुका है। यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है देखो क्या, प्रेशर। यहाँ पे और ये सर हो गया।
अब क्या x बाय एम log x बाय एम
क्लियर है आपको? ये समझ में आया? अगर आपको समझ में आया